नागौर ऑटोमोबाइल्स में हम कोशिश करते हैं कुछ अलग करने की, कोशिश करते हैं सबसे बेहतर करने की, ताकि आपको दे सके बेस्ट कार बाइंग एक्सपीरियंस, बेस्ट सिलेक्शन, बेस्ट प्राइस और हमेशा बेस्ट सर्विस। मंगलवार को ही होगा विधानसभा के मानसून सत्र का समापन। विपक्ष के हंगामे के बाद कम हुई सत्र की अवधि। सरकार पेश करेगी एसबीसी ईबीसी रिजर्वेशन बिल। कांग्रेस के हंगामे के बाद आज फिर 10 मिनट में सदन की कार्यवाही स्थगित। आसन मुकदमेबाजी का बिल हुआ मंजूर। आनंदपाल के मसले पर कटारिया ने मांगे 60 दिन। एसबीसी आरक्षण के मसले पर सामने आई खामी। देवासी को रिकॉर्ड में दर्ज किया। देवासी अब होगा संशोधन। घूसकांड में अशोक सिंघवी समेत 3 आरोपी 3 दिन के रिमांड पर। माइनिंग गेट मामले में खुल सकते हैं बड़े राज। 5 आरोपियों को भेजा न्यायिक अभिरक्षा में। और कोलकाता में बीसीसीआई चीफ डालमिया का अंतिम संस्कार। क्रिकेट जगत के नामी हस्तियां पहुंची अंतिम विदाई। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। राजस्थान में इन दिनों खान और खानों से निकलता खजाना सुर्खियों में है। ऐसे में अगर एक अफसर की कार्रवाई पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दे तो क्या समझा जाए। दैनिक भास्कर अखबार में काम करने वाले कुछ साथियों ने आनंद चौधरी और बाबूलाल शर्मा ने अपनी एक पड़ताल के दौरान इस बात का मुजाहिरा पेश किया, जहां 40% अफसरों और राजनेताओं के पास या उनके रिश्तेदारों के पास ही खानों के आवंटन का लाइसेंस था। क्या ये 40% लोग सिस्टम के करप्शन का इशारा करते हैं? क्या इन लोगों को शक के दायरे में रखा जाना चाहिए? क्या इन लोगों की ईमानदारी पर सवाल खड़े हो सकते हैं? या फिर संपत्ति को लेकर दिए गए ब्यौरे के बाद खान आवंटन को जांच के दायरे में देखा जाना चाहिए? एक सवाल खनन नीति का भी है, जिसे हर सरकार अपने हिसाब से तैयार करती है। पर क्या नए जागीरदारों की पोद पर लगाम कसने के लिए ईमानदार खनन नीति भी बनाई जा सकती है? चर्चा हर मुद्दे पर होगी। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। चलिए चर्चा करेंगे, उससे पहले हमारी इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं, फिर आपका खास मेहमानों से तारुफ करेंगे। राजस्थान के माइनिंग गेट में जहां एक बड़े आईएएस अफसर के जरिए घपलेबाजी के तार खुलने लगे हैं, तो दूसरी ओर खान आवंटन को लेकर सरकार के अंदर मची बंदरबाट सामने आने लगी है। इसके जरिए एक बात तो साफ है कि खान नीतियों को सिर्फ रसूखदारों के हक में तैयार किया जाता है, वरना प्रदेश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 80% खाने नेता या फिर अफसरशाही के नाम दर्ज नहीं होती। रविवार को दैनिक भास्कर अखबार ने भी एक पड़ताल की थी, जिसमें 203 नेताओं के साथ ही 45 अफसरों के परिजनों के नाम से दर्ज 494 खानों का ब्यौरा पेश किया गया। इस पड़ताल में बताया गया कि 25 मौजूदा और पूर्व मंत्रियों के साथ ही 178 वर्तमान और पूर्व विधायकों के परिजन खानों के मालिक हैं, जहां नेताओं और उनके रिश्तेदारों के पास 372 और अफसरों के साथ ही उनके परिजनों के पास
122 खाने हैं। कांग्रेस और भाजपा की ज्यादातर नेता इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। भास्कर ने अपनी इस रिपोर्ट की प्रामाणिकता के लिए नाम और खानों के नंबर के आधार पर कई स्तर पर पुष्टि की। संबंधित नेताओं और अफसरों से बातचीत के अलावा विभागीय स्तर पर भी मिलान किया गया। इतना ही नहीं, इनके रिश्तेदार और परिजनों से भी बात की गई। 2013-2014 के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक राजस्थान में करीब 11,949 खाने हैं, जिनमें से 40% तो रिकॉर्ड में राजनेताओं और अफसरों के बीच ही बांटी गई है। रिकॉर्ड के मुताबिक खनन का ये कारोबार 2 लाख करोड़ का है। खानों के इस कारोबार में IAS, IPS, RAS और अन्य अफसरों के रिश्तेदार भी पीछे नहीं हैं। गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक IAS अशोक शेखर के रिश्तेदार 16 खानों के कारोबार से जुड़े हैं। हालांकि अशोक शेखर का कहना है कि उनके पास कोई खान नहीं है, तो पूर्व IPS ब्रजेंद्र झाला और उनके नजदीकी लोगों के नाम पर 7 खाने दर्ज हैं। खनन के इस कारोबार में सांसद और विधायक ही नहीं, बल्कि जिला परिषद, नगर पालिका स्तर के नेता और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं। जाहिर है 40% खानों का आवंटन अगर रसूखदारों के बीच किया गया है तो बात चिंताजनक है। एक ओर हर सरकार भ्रष्टाचार के खात्मे का दावा करती है, तो दूसरी ओर सरकारों की नाक के नीचे ही भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। ऐसे में किससे निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है? जाहिर है इसका इशारा बीते 2 दशक में खानों से जुड़े घोटाले की चर्चा के जरिए भी समझा जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रिश्तेदारों को खान आवंटित किए जाने का मामला सड़क से लेकर सदन तक गूंजा था। वहीं पूर्व मंत्री रामलाल जाट और लक्ष्मी नारायण दवे के समय में भी खानों को लेकर विवाद हुए थे। विधानसभा के हर सत्र में खानों को लेकर शोर शराबा होता आया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर मंडराता खतरा भी इसका इशारा करता है, तो अरावली में रोक के बावजूद जारी खनन भी इशारा किसी और करता है। तो क्या ऐसे में क्या समझा जाए? सियासी साहस की कमजोरी के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है। क्या खान आवंटन में नेता और अधिकारियों की मिलीभगत रहती है? क्या संपत्ति को लेकर झूठे शपथ पत्र देने वाले नेताओं और अफसरों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति की स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच होनी चाहिए? ऐसे सवालों की फहरिस्त तो लंबी है, पर क्या कार्रवाई हो पाएगी? आज के इश्यू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी विधायक मदन राठौड़ साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस विधायक रमेश मीणा जी हमारे साथ हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अरविंद साहब हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी राजेंद्र शेखावत जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी इस बातचीत में हमारे बीच मौजूद होंगे। आप सभी का इस चर्चा में स्वागत है। और साथ ही बिग फाइट लाइन में जो आज हमारा सवाल है वो ये है कि खनन नीति सिर्फ नेताओं और अफसरों की जेब भरने के लिए तैयार की जाती है। कि आप अपनी राय हमारी वेबसाइट और फेसबुक के साथ साथ ट्विटर पर भी भेज सकते हैं। ट्विटर पर आपको #BigFightLive टाइप करना होगा। सबसे पहले मदन राठौड़ साहब सवाल आपसे, क्योंकि सरकार आपकी है, एक बड़ा घोटाला आया और उसके बाद एक लंबी फहरिस्त का खुलासा हुआ। ऐसे में क्या समझा जाए? खनन नीति को लेकर सरकार के दावे खोखले हैं। देखिए, खनन नीति को लेकर के तो किसी प्रकार की बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि खनन नीतियां हमेशा अच्छे के लिए होती है। कोई भी नीति गलत नहीं होती है। नीति हमेशा काम को सरल और सही तरीके से करने के लिए। आज सवाल ये है कि किसके अच्छे के लिए काम की प्रक्रिया सही ढंग से हो, इसके लिए नीतियां बनाई जाती है। उसका आवंटन सही तरीके से किया जाए और जो नीति के अंतर्गत काम होते रहे, अवैध खनन नहीं हो, इसके लिए नीतियां बनती है। नीति कोई गलत नहीं होती है। अब उसका पालन किस प्रकार से हो रहा है, उसमें कहीं त्रुटि है तो वो दोषपूर्ण हो सकती है। नीति कभी भी गलत नहीं होगी। खनन नीति के बारे में यदि चर्चा की जाए तो उसमें शुद्धिकरण का ही हमेशा प्रयास रहता है, सकारात्मक प्रयास रहता है। इसको कभी भी गलत तरीके से सोचना, मैं सोचता हूँ कि ठीक नहीं। आज के हालात में इसको कैसे समझा जाएगा? देखिए, अभी जो कुछ भी सामने आया, मैं सोचता हूँ कि आपका इशारा उसकी तरफ होगा जी, तो उसमें बिल्कुल ठीक है, कार्रवाई हुई है, कार्रवाई होनी भी चाहिए।
दोषी लोगों को दंडित किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ। उसके बाद एक अखबार दैनिक भास्कर अगर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, 5 दिन साथी है पड़ताल में जुड़ते हैं और खुलासा होता है कि 40% खाने ब्यूरोक्रेसी, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर या फिर नेताओं के पास में। देखिए, यदि सही तरीके से किसी भी व्यक्ति ने खान ली है तो मैं सोचता हूं कि यदि उसका तरीका सही था, आवंटन की प्रक्रिया में कहीं धांधली नहीं हुई, ठीक तरीके से हुई, तो मैं सोचता हूं कि इसे दोषपूर्ण कहना गलत है। जहां तक कोई अधिकारी की बात करें, अधिकारी खान ले नहीं सकता। यदि अधिकारी ने अपने किसी रिश्तेदार के नाम से ली है तो निश्चित रूप से उसमें भी प्रक्रिया क्या अपनाई गई, यदि उसमें कहीं दोष है तो निश्चित रूप से दोषी है। यदि दोष नहीं है, मौजूदा सरकार इस दिशा में काम करेगी, उम्मीद करें। निश्चित रूप से उसमें ये होगा कि कहीं भी किसी भी प्रकार की शिकायत आएगी, उसकी जांच की जाएगी, जांच करके यदि दोषी है तो उचित कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। ये जवाब बिल्कुल उसी तरह से समझा जा सकता है जिस तरह से अक्सर पुलिस कहती है कि अगर गुनाह हुआ है, शिकायत मिली तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन आईपीसी ये भी कहती है कि अगर गुनाह आपके नजर में है तो फिर शिकायत दर्ज कराने की जरूरत नहीं है, पुलिस सीधा एक्शन ले सकती है। फिलहाल रमेश मीणा जी, आपका रुख करूंगा और जानना चाहेंगे, क्या आप सरकार के इस मत से सहमत है? बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं, क्योंकि जिस प्रकार का ये इतना बड़ा स्कैम हुआ है, ये घोटाला हुआ है और सरकार मौन है, क्योंकि हमने पहले भी पिछले सत्र में इस मुद्दे को उठाया था और उस समय सरकार को चेताया था कि भैया प्रमोशन हो, मतलब एक तरह से दिल्ली से सुनियोजित तरीके से अशोक सिंघवी को यहाँ लाया गया। पिछले शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उन पर आरोप लगे थे और मामला एसीडी तक पहुंचा था, लेकिन जांच नहीं हो पाई, शिकायत हुई थी। उसके बावजूद भी इन अशोक सिंघवी जी ने आते ही एक माफी योजना चलाई थी कि ब्याज की छूट दी जाएगी, पेनल्टी भर दी जाए, तो अपने काफी लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का एक राजस्व हानि हुई थी, तो ये चलाया था। कुछ लोगों को, विशेष खनन माफियाओं को फायदा दिया था। और इस राज्य में जैसे ही सिंघवी जी यहाँ राजस्थान आए तो इनको पता लगा कि भाई एक खनन नीति भारत सरकार के द्वारा लाई जा रही है और इन सरकार से, राज्य सरकार से सुझाव भी मांगे गए। तो राज्य सरकार ने सुझाव में भी दिया कि बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, एक नीलामी के माध्यम से खनन प्रक्रिया आवंटित होनी चाहिए। इससे आगे जाकर अगर एक सवाल रखें आपके सामने कि ठीक है, मौजूदा सरकार के सामने आपने मुद्दे उठाए, सवाल किए, तो मदन राठौड़ साहब कहेंगे पिछली सरकार के सामने विपक्ष में ये थे, इन्होंने भी ऐसे ही मुद्दे उठाए, ऐसे ही सवाल किए, जिसका जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में भी किया। लेकिन दरअसल दोनों सरकारों में हुआ कुछ नहीं, ना तो अब कुछ होता नजर आता है, ना आपने 5 साल कुछ किया। उसको लेकर आप क्या कहना? ये तो लेटेस्ट मुद्दा है। जब हमने सरकार को चेताया भाई कि 4 बड़ी कंपनियों को, सीमेंट कंपनियों को इतने बड़े ब्लॉक्स क्यों दिए गए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ इनकी नीलामी हो, तो इनको पता था उससे पहले ही आनन फानन में 7 दिन में करीब ये 4 खाने 600 करोड़ रुपए की, और उसके अलावा 650 खाने इन्होंने क्यों कर दी? क्यों इसलिए कर दी, कुछ माइनर से मेजर में जाना था। फिर भारत सरकार में स्वीकृति के लिए जाती है, 10 मिनरल जिसमें लिए हैं, इसमें एक्ट में आया है, तो वो सारी प्रॉब्लम थी। इन्होंने आनन फानन में इतनी जल्दी क्यों की? कुछ समय ही तो बाकी था। चलिए, जिस घोटाले का जिक्र कर रहे हैं, जो मुद्दा आज का है, दरअसल ये मुद्दा उस और इशारा करता है कि शुरुआत कहां से होती है, या फिर शुरुआत कहीं से भी हुई हो, लेकिन दिशा यही जाती है। बहरहाल आर्यन अरविंद साहब, ब्यूरोक्रेसी पर भी सवाल खड़े होते हैं, अफसरशाही पर भी सवाल खड़े होते हैं। आपके लिए रिटायरमेंट तक पहुंचना तो बड़ा मुश्किल हुआ होगा ऐसे हालात में। खैर, मेरे लिए तो कोई परेशानी नहीं हुई जी। परेशानी तब होती है जब प्रशासन में एक तो आदमी चोरी छुपे कोई काम करता है, दूसरा ये नहीं सोचता कि कोई भी चीज जो कुलड़ी में कितना ही गुड़ फोड़ो पब्लिक के सामने आएगा। ये जो मामला जो आज जिस इश्यू के कारण से अपन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसमें एक तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं थी, दूसरा इसमें मॉनिटरिंग नहीं थी। जो लोग इस काम को कर रहे थे, एक छोटा सा 10 बीघा का भूखंड एक साधारण काश्तकार को अलॉटमेंट करते हैं, तो उसके लिए लैंड एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें एमएलए प्रधान सब सदस्य होते हैं। उसके बाद एसडीओ जो है लैंड अलॉटमेंट करता है। मतलब एक छोटा सा 10 बीघा के भूखंड के लिए, 5 बीघा के लिए, 1 बीघा के लिए एडवाइजरी कमेटी है। यहाँ ऐसी कोई एडवाइजरी कमेटी नहीं रही। दूसरा, जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है और जब ये लगता है कि चलो हम कर देते हैं, फिर एक बार ये लड़ते रहेंगे, कोर्ट से स्टे लाएंगे,
बिल्कुल ऐसे कोई ट्रिब्यूनल का अभाव है जिसमें गलती को तुरंत करेक्ट किया जा सके। आज की व्यवस्था में कोई ऐसा ट्रिब्यूनल नहीं है कि एक प्रशासनिक अधिकारी गलती कर दे। दूसरा, जो अधिकार दिए जाते हैं जी सचिवालय की व्यवस्था के अधीन, उन अधिकारों में भी एक ही व्यक्ति के पास ज्यादा सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए जी। ये अधिकार बिखरे होने चाहिए और उनके विवेक में ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लाइन खींची रहनी चाहिए कि ये परिस्थितियां होंगी तो ये होगा, ये परिस्थितियां होंगी तो ये होंगी। जितना ज्यादा विवेक पर, डिस्क्रेशन पर छोड़ेंगे उतना ही ज्यादा ये बढ़ेगा। एक चीज मैं बाद में उठाऊंगा, वो ये उठाऊंगा कि समाज को भी बहुत बड़ी शादी में हम जाते हैं, देखते हैं और ऐसा क्या जोरदार शादी की है, उसी वक्त बोलना चाहिए कि इस लेवल का अधिकारी इतनी बड़ी शादी कैसे। ये साधारण सा आदमी, ये एमएलए साहब रिटर्न तो देते हैं 5 लाख का, 10 लाख का, और इतनी बड़ी शादी कैसे। हमको सामाजिक तौर से ऐसे लोगों को और पुरस्कार नहीं देना चाहिए, सम्मानित नहीं करना चाहिए। ये सामाजिक दोष की ओर भी इस बात में इशारा आ रहा है। ओम से लीजिए, मौजूदा तस्वीर पर आपकी क्या राय है? देखिए, कुल मिलाकर के मैं पिछले 40 बरस से देख रहा हूं कि राजस्थान में जो खनिज उत्पादन का सिलसिला होता है उसमें इसी तरीके से सारे सिलसिले होते रहे। मुझे याद है, मैंने स्टोरी भी की है जोशी जी के जमाने में, माथुर साहब के जमाने में, जब D.R. मेहता खान विभाग के ऐसे ही सचिव हुआ करते थे, उस जमाने में भी इस तरह की चीजें सामने आई थी। और लक्ष्मण सिंह जब मंत्री थे तब भी इस तरह की बातें सामने आई थी। तो हमेशा से विवाद ऐसा ही होता रहा है, ये आमदनी का जरिया रहा है और इसमें सब हेराफेरी होती रही है। जैसे यूपीए सेकंड के वक्त में कोल ब्लॉक को लेकर के सारा सिलसिला बना और उसका एक रास्ता निकाला। इन सारी चीजों को ये आवेदन पत्र मांगने के बजाय आपको नीलाम करना चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर के मकसद ये होता है कि राजस्व ज्यादा से ज्यादा हासिल किया जाए। जैसे अभी अशोक सिंघवी का लिखा हुआ ही प्रतिवेदन मेरे पास में है। इन्होंने इस बार का फैसला किया था कि हमारे यहाँ जितनी खाने चल रही हैं उनसे 3,360 करोड़ रुपए हम लोग अर्न करेंगे, लेकिन वो अर्न करने के बजाय दूसरी अर्निंग प्रारंभ हो गई। तो ये कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहता कि खान अलॉटमेंट का जो तरीका है वो बदलना चाहिए बुनियादी रूप से। सरकार भी जानती है इस बात को, सब सरकारें जानती थी और नौकरशाही भी जानती है, यानी हमारे लोक सेवक भी जानते हैं और जो खान लेने वाले वो भी जानते हैं और समाज भी जानता है, लेकिन आवाज नहीं उठ रही। ये मेरा ख्याल है कि ये इस बार जो कुछ हुआ है उसको लेकर के सब सामाजिक स्वीकार्यता इसमें सबसे बड़ा दोष है। राजेंद्र जी, 122 अफसर ऐसे हैं जिनके पास भी बड़ी बड़ी खाने हैं और खानों की फहरिस्त लंबी है। ऐसे में आपको लगता है कि दोष सिस्टम का भी कहीं होगा? निश्चित रूप से सिस्टम का दोष है, क्योंकि आज की समय में राजनेता, बड़े अफसर, चाहे वो पुलिस के हों चाहे आपके प्रशासनिक अधिकारी हो, इनका एक नेक्सस सा क्रिएट हो गया है जी। जो लोग इस पकड़ के अंदर हैं वही लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक आम कर्मचारी या आम अधिकारी, उसको ये भी पता नहीं है कि कौन से इलाके में किस तरह के मिनरल या किस तरह की आपके किस तरह का प्रोडक्ट है वो अच्छा निकल रहा है या कहाँ अच्छी खाने हैं। पर ये जो मिली भगत है, जो खान के अधिकारी है, जो आपके प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी सीधी पहुंच है खान के अधिकारियों के ऊपर, सुपरविजन उनका है, पुलिस उनको पकड़ने में और उनको बचाने में सहायता करती है और राजनेता उनको संरक्षण देते हैं। तो ये चारों मिलकर मैं समझता हूँ इस बंदर बांट में लगे हुए हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाने में लगे हुए हैं। पुलिस इनको बचाती है मौके बेमौके, जैसा कि आपने देखा अशोक सिंघवी का कांड था, इसके अंदर पिछली बार जो जांच हुई थी वो जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई। वो जांच को ठंडे बस्ते में डालने में पुलिस वालों का, प्रशासनिक अधिकारियों का और राजनीतिक रूप से संरक्षण देने वालों का सबका हाथ रहा है। उसके बावजूद भी ऐसा होता है। तो खाना खजाना आपने सुना होगा, लेकिन खान का खजाना यहाँ पर आप सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे। हम भी मानते हैं कि खानों में घपला होता है, खानों को लेकर घपला होता है, लेकिन इस घपले पर कार्रवाई कोई नहीं होती। सवाल ये बड़ा, मैं लौटूंगा आपके पास में, फिलहाल एक ब्रेक पर जा रहे हैं। अब देखते रहिए चर्चा जारी। मंत्री वगैरह है जो कमजोर होते हैं, उनकी बदौलती अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं और पूरे देश में फैलता है और ये नेता भी शामिल होते हैं। नेताओं की और अधिकारियों की इसमें गठजोड़ है, मिलीभगत है। बिना गठजोड़ के अधिकारी भी नहीं कर सकता और बिना अधिकारी भी मतलब नेताओं से, मंत्री से मिलकर के ही मतलब ऐसा कदम उठा सकता है, अन्यथा नहीं उठा सकता।
धाक और चमक दमक भी रहे साथ। एरो गैरो नट्टू गैरो की खत्म हो गई बारी, सबसे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट केक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मारवाड़ मोटर्स वो नाम जो देता है भरोसा और गारंटी हर उस गाड़ी पर जो आप लेते हैं मारवाड़ मोटर्स से। यहाँ आपकी खरीदारी के एक्सपीरियंस को सुखद बनाने के लिए है बढ़िया सेल्स टीम जो आपको देती है पूरी जानकारी टाटा के गाड़ियों की। इजी पेमेंट ऑप्शन, ऑन टाइम डिलीवरी, अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, हमसे बेहतर आफ्टर सेल सर्विस किसी की नहीं। तो देर किस बात की, आइए और ले जाइए अपनी मनपसंद गाड़ी। भरोसे का दूसरा नाम मारवाड़ मोटर्स। गरीब वर्ग के लोग, मैं जहाँ तक समझता हूँ, इसलिए नहीं ले पाते हैं कि उनकी अप्रोच से बाहर के नियम सदनों में पारित कर दिए जाते हैं। इसलिए गरीब आदमी की अप्रोच से बाहर होने के चलते और अधिकारी और नेताओं का इन्वॉल्वमेंट इसमें जाता रहा। तो निश्चित रूप से नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा मामला गड़बड़ हो गया, पूरा भारी भ्रष्टाचार खान घोटाले के अंदर। आज से नहीं, पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में भी ये मामला चलता रहा और अशोक सिंह भी कि अकेले की मजाल नहीं कि इतना बड़ा खान घोटाला कर सके। मेरा ऐसा मानना है कि भाई इनको थोड़ी जल्दी जानकारी देती है, बाकी आम आदमी तक अगर पहुंचती है ये बात तो उनको भी लाभ मिल सकता है। हम प्रयास करते हैं कि आम आदमी तक हमारी नीति जो पहुंचे और उसका सब लाभ उठाएं। आर्यन अरविंद साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और सवाल जो दरअसल था वो एक रिपोर्ट को लेकर था। रिपोर्ट में जिक्र होता है कि 40% खनन आवंटन, अगर राजस्थान में खानों का आवंटन सूखदारों पर अफसरों के परिजनों, नेताओं के परिजनों को होता है। तो ऐसे में सवाल भी होता है, सवाल के साथ साथ सिस्टम का दोष भी आता है। ये हमने शुरुआत में मान लिया, लेकिन इस दोष की मूल वजह क्या नजर आती है? सबसे बड़ी वजह, जैसे आपने भी अपनी रिपोर्ट में थोड़ी देर पहले दिखा रहे, किरदार इसमें सारे समाज को जागना पड़ेगा। समाज में, मैं 11वीं में पढ़ता था तो मुझे किसी ने गाड़ी में लिफ्ट दी, उतरने लगा, बोले भाया तने नौकरी लगा देंगे पटवारी की, मान वोट दिए। ये वहां से बहादुर शास्त्री आते हैं तो तुरंत सारा सिस्टम बदल जाता है जी। क्यों इस देश में नेताजी सुभाष के लिए पूरा देश जाग उठा है। हमारे संस्कार जो है वापस हमको निर्माण करने पड़ेंगे। न ये कानून बहुत कुछ कर पाएगा, न हमारी व्यवस्था बहुत कुछ कर नहीं पाएगी। एक खुलापन जो हमारा आएगा जब सामाजिक दबाव होगा, उसके बावजूद हमारे खुलापन आएगा। और खुलापन आएगा, मॉनिटरिंग सही होगी। सरकार की जिम्मेवारी है कि मॉनिटरिंग सही करे। 2-2 साल 3-3 साल घोटाले होते रहे, फिर पकड़ में आते रहे। इतने साल तक कौन सोए हुए थे? तो इसलिए जिम्मेवारी सरकारों की, वो जागे और जनता उनको जगाए, दोनों मिले, तब जाके काम हो सकता है। राजेंद्र जी, क्या ऐसा संभव है कि एक अफसर के पास बेतहाशा संपत्ति बढ़ती जाए और बगल में बैठे दूसरे पुलिस अधिकारी को इस बात का इल्म न हो, इस बात की भनक न हो, और साथ में राजनीतिक साठगांठ अगर इसमें मिल जाए तो फिर संपत्ति की फहरिस्त की गिनती नहीं कर सकते? मैं अश्विनी जी एक आपको बताऊं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई भी सरकार है वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है, परंतु वो क्या होता है कि जो संसाधन है, जब तक पूरे संसाधन हम उस विभाग को देंगे नहीं, तब तक वो विभाग अपनी पूरी ताकत के साथ मैं जैसे दैनिक भास्कर की उस रिपोर्ट का जिक्र करता हूँ, 122 में से करीब आधे पुलिस अफसर हैं जिनके पास खाने रही, किसी दौरान पोस्टिंग के दौरान उन्होंने ली है या फिर उन्होंने ठीक से ली हो, जो भी हो, उस बात की जानकारी क्या साथ में काम करने वालों को, अधिकारियों को, जिनके मातहत वो लोग हैं, उनको नहीं पहुंच पाती?
क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है? नहीं, सिस्टम तो आपके एसीआर में पूरा संपत्ति का ब्यौरा लिया जाता है, परंतु जैसा अभी मदन राठौड़ साहब ने कहा कि खनन नीति बनाई जाती है, वो अच्छे के लिए बनाई जाती है, और उसमें गलियां सब निकाल लेते हैं, वो अपने रिश्तेदारों के नाम से ले लेते हैं। अब रिश्तेदारों को वो फिर इस बात का प्रश्न उठाते हैं कि साहब क्या हमारे रिश्तेदार खान नहीं ले सकते क्या? हम पुलिस अफसर हैं, हम अफसर हैं, हम राजनेता हैं, या हम सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, हम नहीं ले सकते तो क्या हमारे रिश्तेदारों के ऊपर भी बैन लगे क्या? तो वही बात है, ये तो सबसे बड़ी बात है वो आदमी की खुद की पारदर्शिता की, कि वो वास्तव में जो अपने जहां उसको एक दायित्व दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, वो कितनी ईमानदारी से उसका पालन कर रहा है और समाज में किस तरह का वो एक संदेश दे रहा है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। उसको कहीं पे अधिकारी लगाया है और वो उसमें आड़ खेल रहा है, या उसमें कोई अपनी गली निकाल के अगर कोई काम कर रहा है, तो मैं समझता हूँ ऊपर के अधिकारी भी उसमें क्या कर सकते हैं। जी, सबसे बड़ी बात। ओम सैनी जी, खासतौर पर बीते अगर 20 साल के विधानसभा सत्रों की बात की जाए, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया था, खनन हमेशा विवादों में रहा है, सदन में मामले उठे हैं और सरकार की नजर में लाने की कोशिश की गई है, लेकिन हर सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि नेक्सस तो बड़ा स्पष्ट कह चुके हैं, अरविंद जी भी बोल चुके हैं, राजेंद्र जी बोल चुके हैं और रमेश जी भी बोल रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से इसमें जो परिवर्तन होना चाहिए, आपका मकसद क्या है? आप अपने जो खनिज को बेचना चाहते हैं, जिससे आप राजस्व अर्जित करना चाहते हैं, तो राजस्व अर्जित करने के जरिए दूसरे भी हो सकते हैं। जो पट्टा दिया जाता है, वो जिस तरीके से दिया जाता है, वो अपने आप में बड़ा फॉल्टी नजर आता है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि यूपीए सेकंड में आपने कोल ब्लॉक का जो स्कैम पकड़ा, वो इसी तरीके से था। आवंटन करने के बजाय आप नीलाम कीजिए ना, तो कुल मिला के राजस्व एकत्रित करना आपका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व आपको पारदर्शिता भी होगी कि बोली लगाने वाला बोली लगा, हाँ, पता लग जाएगा कि कौन बोली लगा रहा है, कौन खरीद रहा है। एक दिन में हजारों फाइलें स्वीकृत नहीं, लेकिन आप इसको जरिया बना रहे हैं कि नहीं लोगों को उद्योग के लिए या अपने जीवन यापन के लिए जरिए के रूप में खानों को दे रहे हैं। ये बदलना पड़ेगा। खान निकालने अशोक सिंघवी का प्रतिवेदन जो आपके पास में है, वो इसी तरह के किसी घपले का इशारा करते हैं? निश्चित रूप से कह रहे हैं कि साहब, वर्तमान में खनन पट्टा आवेदन पत्रों की ऑनलाइन स्क्रूटनी कर दी गई है, यानी कि अपने आप में खनन पट्टा देने का जो सिलसिला है, यही है जहां पर सारा गड़बड़ हुआ है। ऑनलाइन तय कर दिया गया कि किसको मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल, ये अपने आप में यही एक बात है जिसके माध्यम से शेर खां के साथ में जो बातचीत हुई और जो हमने पढ़ा अखबारों में, किस तरीके से वो कहाँ पर खान बंद करवाते हैं और कहाँ पर खान खोल देते हैं, और जब आ जाता है गुलाब का फूल तो उसके बाद में कैसे स्टार्ट कर देते हैं। ये सब चीजें सामने जाहिर है सिस्टम में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसकी ओर इशारा ये हो रहा है, और ये जड़ें कितनी गहरी है इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जाकिर साहब बीकानेर से और राजेंद्र जैन साहब अजमेर से हमारे साथ हैं। जाकिर साहब बताइए। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अपन कितनी भी कार्रवाई कर लें, कैसी भी कार्रवाई कर लें, कर्मचारी कोई काम करना चाहता नहीं है, फालतू का पैसा चाहिए उनको, टेबल के नीचे से पैसा चाहिए, काम जो सरकारी कर्मचारी लो, चाहे नेता लो, चाहे किसी भी सिस्टम का हिंदुस्तान का सिस्टम नहीं आता कि फोकट में पैसा चाहिए, काम करना है नहीं, सरकारी दामाद बने बैठे हैं। तो ये चीजें क्यों हो रही है? तो किसी भी खनन नहीं, किसी भी चलिए, जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है अगर ठीक से नहीं निभाता तो निश्चित तौर पर जनता यही सवाल करेंगे। राजेंद्र जी, आपकी क्या राय है? आप सबको नमस्कार सर। पहले तो जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि राजस्थान में खनिजों का भंडार है, खनिज भंडार को सही दृष्टिकोण से, पारदर्शिता के दृष्टिकोण से काम किया जाए तो राजस्थान में पैसे की कोई कमी नहीं हो सकती है, सिर्फ सिस्टम में सुधार किया जाए। जाहिर है 2 लाख करोड़ का सालाना कारोबार अगर खानों का है तो फिर समझा जा सकता है कमी तो कहीं नहीं है। रमेश मीणा जी, 203 नेता है उस एक रिपोर्ट का जिसका शुरुआत से हम जिक्र करते आ रहे हैं, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, वर्तमान और पूर्व के 25 मंत्री हैं और उसके सिवा 178 एमएलए जो वर्तमान और पूर्व के हैं, उनके पास खाने हैं। ये खाने ईमानदारी से ली गई होंगी, आप मानते हैं सर? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जैसे कोई विधायक बना या मंत्री बना और मंत्री बनने के बाद उसने खान लिए, सही प्रोसीजर से लिए या गलत से लिए, सही से लिए, नियमों के हिसाब से लिए, लेकिन उसकी एक बार जांच हो जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और यदि उससे पहले का ही उसका धंधा था, उसमें बाद में विधायक बना, बाद में मंत्री बना, उसका पुश्तैनी काम था या बरसों से उस बिजनेस से जुड़ा हुआ है, उसकी भी जांच करवा ली जाए। इसमें कोई बात नहीं है, एक कमेटी का गठन हो जाए और उसकी जांच हो, बिल्कुल इसमें हम एग्री है। कौन पुश्तैनी जागीरदार है और कौन जागीरदार बनने की कोशिश में बढ़ रहा है, कितने दिनों में उसके पास उसकी हैसियत पहले क्या थी और मंत्री बनने के बाद उसकी हैसियत क्या बनी,
चाहे वो एमएलए हो चाहे मंत्री हो, बिल्कुल उसकी क्लियरेंस होना चाहिए, लोग पता लगना चाहिए। आज अधिकारी कोई बना, उसको तनख्वाह क्या मिलती है, उसके बाद रमेश मीणा जी आप वाली इसी बात पर आना चाहूंगा, जिस जांच का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में आप रहे हैं, एक दौर में सरकार में भी आप पूर्ण रूप से सक्रिय रहे हैं, आज विपक्ष में भी है। मैं समझना चाहूंगा कि क्या ये जांच की प्रक्रिया इतनी आसान है जिसको अपनाया जा सकता है, कोई भी सरकार अपना सकती है? सरकार की मंशा स्पष्ट है, साफ है, तो कोई ऐसी चीज असंभव नहीं है जो नहीं हो सकती है। सरकार सब कुछ कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे उस दौर में भी कई तरह के खनन घोटालों का जिक्र हुआ। हाँ। ऐसी जांच तब भी नहीं जांच आपको इतना मुश्किल काम नहीं है, तो तब क्यों नहीं हुआ? और उस समय आपको विधान सदन में उठा था और उनके रिश्तेदारों पे अशोक गहलोत साहब पे आरोप लगे थे। उस समय उस कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया विधानसभा समिति में सदन के गुलाब चंद कटारिया थे। मंत्री पर भी आरोप लगा कि मंत्री है, अरावली में उनके बेटे रोक के बावजूद खनन कर रहे हैं। आरोप है अशोक गहलोत के रिश्तेदारों ने ये किया है, तो कमेटी मंत्री पर भी आरोप लगा था कि उनके बेटे अरावली में रोक के बावजूद खनन कर रहे हैं। वो भी मामला आपकी नजर में? तो ये सरकार उसकी जांच करवाए। अब सरकार बैठी है, सरकार के पास सारी पावर है। मदन जी, जांच की प्रक्रिया बहुत आसान है, आप लोग करवाते क्यों नहीं है? कम से कम जो खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा है राजस्थान में तो साकार हो जाएगा। देखिए, विषय सारे मिक्स हो रहे हैं। रमेश जी ने जिसकी बात की थी, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अशोक गहलोत ने अपने रिश्तेदारों को जो हमारा विषय सीधा है, खान है, उनको वापस लेना पड़ा और आवंटन किन लोगों को किस प्रक्रिया से हुआ वो है। दूसरी बात यह है कि जैसे ये इन्होंने जो पहले जिक्र किया वो विषय रह जाएगा, क्योंकि इन्होंने विषय छेड़ तो दिया, फिर वहीं वो ड्रॉप हो गया। अच्छा, आप पहले उसका जवाब देना चाहिए। हाँ, तो मैं यही इसलिए बताना चाहता था कि जब अशोक गहलोत ने गलत तरीके से खान आवंटित की, उनको वापस हटना पड़ा, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद में हटना पड़ा, तो गलत काम तो अशोक गहलोत ने किया ही था। वही गलत। दूसरी बात ये थी, आप बातों में उसको अपने मुद्दे को डाइवर्ट नहीं पड़ेगा, वो तो सर्वविदित है, मैं कोई नई बात नहीं कहने जा रहा। दूसरी बात, विषय डाइवर्ट इसलिए कि आपने उसको छेड़ा, मैंने तो वो नीति की बात की थी। दूसरी बात ये, जैसे अभी वो अशोक सिंघवी की बात ये इन्होंने की थी, उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा कि अशोक सिंघवी वाले मामले में पैसा देने वाला शेर खान भी खुश था, पैसा लेने वाला पार्टी भी खुश थी, लेकिन हमारी सरकार ने मॉनिटरिंग की कि कहीं न कहीं गड़बड़ हो रही है, उस पर मॉनिटरिंग। बीच में टोकना चाहूंगा, जानकारी नहीं है आपकी सरकार को। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि अशोक सिंघवी से लेकर फाइल नीचे तक गई, नीचे से ऊपर तक आई, इस पूरे प्रोसेस में सरकार, मंत्री, बाकी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, आसपास के लोगों को कोई खबर नहीं रही? अचानक एक दिन सपना आया और जाग गए। जहाँ तक ये अभी तक जो पता चला है उसमें कितने लोग तो गिरफ्तार हुए हैं सर्वविदित है, और भी कुछ हो सकते हैं, ये भी सब जानते हैं। जांच का विषय है, इसके बारे में मैं अभी भी कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जो प्रक्रिया जांच में है उसको मैं प्रभावित करना नहीं चाहता। कोई नहीं बख्शा जाएगा, सारे के सारे, यदि चैनल है तो चैनल गिरफ्तार होगा जी, इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। क्या इसमें जिन लोगों के दस्तखत हैं उनसे भी पूछा जाएगा? जांच निश्चित रूप से, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि उनकी जानकारी नहीं थी। निश्चित रूप से। चलिए, मैं ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक के बाद ही इसी मुद्दे पर चर्चा जारी है। माइनिंग डिपार्टमेंट जो है उसके आवंटन के लिए जो नीतियां हैं वो बहुत गलत हैं। जो खान का आवंटन होता है उसमें नेताओं, अधिकारियों की सबकी मिली भगत है, और जो अभी जो कांड हुआ है रिश्वत का 2.5 करोड़ से ज्यादा का रिश्वत का जो मामला आया है, उसके बाद में जो जांच हुई उसमें सबसे ज्यादा पता यही चला है कि अधिकारियों और जो नेता हैं उनके ही नाम या उनके परिवारजनों के नाम ज्यादातर खान आवंटित हैं। बम की खबर और बन गया दहशत का मंजर। एक और 3 कॉल, और फिर इलाका बन गया पुलिस की छावनी। देखिए, रात 9:28 डायल 100 में दहशत की 3 की बात है।
कितने बुलंद हैं अपराधियों के हौसले, कितने महफूज हैं आप। हम करते हैं इसकी पड़ताल ताकि मुस्तैद रहे फांसी और बाखबर रहें आप। जुड़िए अपराधों के खिलाफ फर्स्ट इंडिया की मुहिम से। रहे सचेत और खबरदार, गुनाह की हर दस्तक को पहचानें और करें डायल 100। देखिए सोमवार से शुक्रवार। खान के खेल का जिक्र हो रहा है नए जागीरदारों का। इस बीच में जो सवाल था उस पर ट्वीट्स भी आए हैं। शाकिब हुसैन लिखते हैं, हाँ नेता और अफसरों की जेब भी नहीं बल्कि लॉकर भी खनन नीति के कारण भरते हैं। प्रेमांशु चतुर्वेदी भी हाँ तो कहते हैं और बोलते हैं वास्तव में माइंस आवंटन के लिए कोई नीति ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी माइंस आवंटन के लिए जाती है सिर्फ नेताओं और उनके रिश्तेदारों को मिलती है। कोई दूसरा आदमी अगर लेना भी चाहे तो वो ले नहीं सकता, क्योंकि नेता जानता है कि अगर किसी अधिकारी को कब कितनी रिश्वत देनी है, अगर वो बात नहीं मानेंगे तो एसीबी की कार्यवाही भी हो सकती है। राम किरोड़ीवाल लिखते हैं, जब जेब भर रही है तभी तो लॉकर और तिजोरियां दनादन माल निकाल रही हैं। कहीं ना कहीं वर्तमान खनन नीति और सिस्टम की नाकामी का ये सबब है। विजय सोनी कहते हैं, हो सकता है कुछ नेता भ्रष्ट हो, उनके ज्यादा तो कुछ अधिकारी भ्रष्ट हो सकते हैं। इनकी मिली भगत से ही तो काम होते हैं और फिर इन्हें किसी का खौफ नहीं। ये सब जानते हैं कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके साथ ही खालिद कुरैशी है बीकानेर से अपनी राय के साथ। बताइए खालिद साहब, आप क्या कहेंगे? नमस्कार जी नमस्कार सर। ये बात तो सच है कि देश के अंदर रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता, लेकिन सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी। दूसरे भ्रष्टाचार से जो भी पैसा बरामद हो तो साल 3-4 साल का सरकार उसको इकट्ठा करे, तो उसको देश के विकास में लगाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। ओम सैनी जी, क्या जो जांच वाली बात आ रही थी मैं उसको लेकर आपके पास में आता हूँ। आज के सरकार के हक में है ये जांच हो जानी चाहिए? जांच इतनी आसान है कि जांच करा ली जानी चाहिए? और क्या जांच के लिए अफसर, नेता, मंत्री सब तैयार होंगे? देखिए, ये हमें ये खम ख्याली है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह का शासन चल रहा है पूरे मुल्क में, चाहे किसी पार्टी का हो, जिस तरीके के रिलेशंस बने हुए हैं उसके अंदर इस तरीके से कुछ भी सामने आने वाला नहीं है जब तक जनता फैसला ना करे। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब तक समाज खड़ा नहीं होगा, वैल्यूज को लेकर के, जब तक अरविंद जी की बात से बहुत सहमत हूं मैं कि जब तक समाज खड़ा नहीं होगा तब तक राजनेता, नौकरशाह, प्रशासन कुछ भी नहीं सुधर सकता। जिस तरीके से दिल्ली में हमने देखा, एक भ्रष्टाचार के नाम पर ऐसे लोगों को शासन दे दिया जिनके पास में कोई विचारधारा नहीं थी, सब भ्रष्टाचार के खिलाफत का सिलसिला था। बिल्कुल ये का ये ख्याल अगर पूरे देश के अंदर बन जाए तो इन सब चीजों को नियंत्रित किया जा सकता है, वरना राजनेताओं की मजबूरी है। अब जो खेल चल रहा है, जनप्रतिनिधि बनने के लिए भी जितना पैसा खर्च करना पड़ता है, एक सांसद कितना खर्च करता है, एक विधायक कितना खर्च करता है, एक पंच, सरपंच, प्रधान कितना खर्च करता है, वो आता कहां से है? ये है जिसका पुलिस सिस्टम से, पुलिस महकमे से जुड़ी दूसरी एजेंसियों से इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे मामले में अगर जांच का कहा जाए तो निष्पक्ष जांच के नतीजे सामने आएंगे। ऐसा जब भी कोई मामला इस तरह से सुर्खियों में आता है तो पुलिस में मॉनिटरिंग सिस्टम इतना सुदृढ़ है कि उसमें तो जांच पूरी तरह से होती है जी। जैसा आप इसी मामले में भी देखें, अभी हो सकता है किस लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन आई थी, फिर इन्फॉर्मेशन में आगे किस तरह से इन्होंने एविडेंस इकट्ठी की और उसके बाद किस लेवल तक के लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एक आईएएस अधिकारी, एक प्रमुख शासन सचिव, मैं समझता हूं तो जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो पुलिस में इस तरह का सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम इस तरह मजबूत है कि कोई आदमी बच नहीं सकता। परंतु सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जनता की भागीदारी है। अभी क्या है कि जनता
इस तरह के भ्रष्टाचार के मामलों को सामने लाने में थोड़ी संकुचित करती है। इसका एक दूसरा कारण और है। ठीक है, मैं मानता हूँ राहुल गांधी दरअसल इंडिया में कहा करते हैं कि कांग्रेस इंडिया का डीएनए है, और इसी तरह से दूसरी पार्टियां भी डीएनए का जिक्र करती है। डीएनए इन दिनों सुर्खियों में भी है, लेकिन डीएनए के दरअसल समझा जा सकता है कि समाज पर हमारे हर दोष को हम डाल देते हैं और वही दोष फिर डीएनए के जरिए सामने आने लगता है और इसी डीएनए का फिर चुनावी जुमलों में भी जिक्र हो जाता है। राजेंद्र जी बरहाल भरतपुर से हमारे साथ है, बताइए राजेंद्र जी। लगता है आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही। जी अश्विनी जी नमस्ते। जी बताएं सर। सर मेरा ये कहना है कि जैसे सरकार किसी को खान आवंटित करती है, अगर आवंटन करने से पहले वह स्थानीय ग्रामीणों से उनकी राय ली जाए और तब उनके लिए खाना आवंटित की जाए तो ज्यादा बढ़िया सिस्टम होगा। क्योंकि इससे एक मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ एक गाँव भोड़ा गाँव में खाना आवंटित है जो कि पूर्व विधायक अतर सिंह बढ़ाना के लिए। तो कभी कभी वह ग्रामीणों में और जो खान पर काम करने वाले कर्मचारी है उनके साथ आए दिन बात। बिल्कुल, ये मुद्दे तो हर जगह से सामने आते रहते हैं और ये नीतियों का हिस्सा है। शुक्रिया आपका इस राय के लिए। आर्यन अरविंद साहब, इस बात के साथ में मैं जांच की बात को भी जोड़ना चाहूंगा। फिलहाल जांच पर फोकस रहेगा, क्या आसान है? देखिए अश्विनी जी, ये संदेश सबका बहुत जायज है कि ऐसे मामले जोर से चलते हैं, ऊपर से उफनते हैं और धीरे धीरे कब सेटल हो जाते हैं किसी को पता नहीं चलेगा। मैं एक ओम सैनी जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि ये हम सब जब जागरूक नहीं होंगे, जनता बराबर जागरूक नहीं होंगी। अभी एक जिक्र हो रहा है, अखबारों में भी प्रशंसा हो रही है, एमएन दिनेश जो आईजी हैं, उन्होंने एक बहुत नई चीज अब के दी है। वो ये दी है कि शिकायत करने वाला कोई नहीं था। एसीडी हमेशा ये कहती कि सब शिकायत करता आवे हमारे पास, वो रिकॉर्ड करा के लावे कि पैसा मांग हुई है, मांग आएगी। तो इसमें कोई मांग नहीं थी, सब पनडुब्बी की तरह से अंदर अंदर खेत चल रहा था। लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता से अपने इंटेलिजेंस के लोग लगाए और उन्होंने पकड़ा। जी, अगर आप जांच करेंगे तो जिन महिलाओं के नाम से हैं वो अपनी रसोई के बाहर भी निकली हो तो देख लेना, उनको कहते हैं साहब ये गाड़ी है, बैठो आप अपने खान तक पहुंच जाओ, तो इनमें से 90% महिलाएं हैं, क्या वो आदमी उस खान तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो जांच का दायरा जो ही विस्तृत कर दिया जाएगा और ये तभी संभव होगा जब न तो आप इस इश्यू को आगे जाके छोड़ेंगे, न मैं इस इश्यू को आगे छोड़ूंगा, और जब सब लगे रहेंगे। क्योंकि अपना जो सिस्टम है इसमें कई आदमी आज भी बहुत पहले काम किया था, 2-3 आईपीएस अफसर्स को भी झगड़ा पकड़ा था। अभी एमएन दिनेश साहब ने ये टूटे नहीं है, जेल रह के भी ये इनकी हिम्मत की दाद देना चाहिए और हमें ऐसे लोगों को समर्थन करना चाहिए जो भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद करने के लिए खुद के अपने सुख और चैन की बलि देने को तैयार हो। निश्चित तौर पर ऐसे में फिर जांच का मुद्दा उठता है। रमेश मीणा जी, क्या इस जांच की बात को आप लगातार दोहराते रहेंगे? सवाल दोनों के पाले में आएंगे, उसके बाद में उन दो बातों का भी जिक्र करूंगा जिसका अरविंद साहब ने जिक्र किया था। एडवाइजरी किसी तरह की नहीं होती, खान आवंटन के वक्त ट्रिब्यूनल नाम की कोई चीज नहीं है जिसके जरिए ये काम पूरा किया जा सके। ऐसे में दोनों, क्योंकि आप दोनों नीति निर्माता है, विधानसभा में जो विधेयक आते हैं आप लोगों की नजर से गुजरते हैं और सवालात आप वहां करते हैं जनप्रतिनिधियों की हैसियत से, इसलिए सारी प्रक्रिया तो आपकी भी नजर में होनी चाहिए। खनन की जो नीति है बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल सरलीकरण किया गया है। भारत सरकार की जो नई नीति है, ये भी 12 जनवरी 2015 को ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई कोई भी निविदा के माध्यम से हो, L1 हो, उसको मिले, बोली के हिसाब से मिले। दूसरा जो चीजें रखी गई हैं कि भाई ये तो उसकी बढ़ा दी गई है, 30 साल थी पहले 50 साल कर दिए। कुछ निर्णय ऐसे थे उनकी फिक्स कर दिया है कि भाई ये इस तरह इस कोटे में आएंगे, उसमें मैनेजर का क्या करेंगे, जो गलियां बीच में निकल जाती है उनका क्या करेंगे, और आपकी जो जांच की मांग है वो कितने सत्रों तक चलेगी? ललित गेट को आप अभी संसद से लेकर विधानसभा तक बैठे हैं, क्या इस माइनिंग गेट को भी इस तरह से पकड़ पाएंगे? सवाल ये भी, आपको भी अलग जूझना पड़ेगा, क्या जूझ पाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है भ्रष्टाचार का, चाहे ललित गेट ले लो, चाहे सिंघवी ले लो, चाहे महिंद्रा सेज ले लो, कोई भी, ये राज्य सरकार का एक बड़ा घोटाला है। और इसमें मैं कहना चाहूंगा जो खनन की बात चल रही है वो वहीं पर पहुंचेगी, क्योंकि जब बात आई थी गुलाब चंद कटारिया जी ने ये कहा था कि भाई हमें जानकारी थी और हमारी जानकारी में ये रेड हुई है, छापा जो एसीबी ने डाला है वो हमारी जानकारी में डाला है। तो
जब मंत्री जी को पता नहीं है, उसके पास में स्वतंत्र प्रभार है, फ्रीडम है, और उसको जानकारी नहीं है, तो फाइल किसके पास जा रही है? फाइल किसके पास जाती है? मंत्री पास नहीं जाती, तो उसका विभाग किसके पास है? इस बात का बेहतर जवाब मदन राठौड़ साहब दे पाएंगे। मुख्यमंत्री के पास उसका विभाग है, तो मुख्यमंत्री के पास मदन राठौड़ साहब, कुल मिला के नरेंद्र मोदी सरकार बनी हो या राज्य सरकार बनी हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ नारों को बुलंद किया गया, कांग्रेस सरकार के दौरान हुए घोटालों का जिक्र किया गया, काले धन की बात की गई, हर मोर्चा हर नारा आपका भ्रष्टाचार पर केंद्रित था। ऐसे में सरकार पर आम आदमी अब विश्वास करे तो क्यों करे और कैसे करे? देखिए, सवाल इस बात का भी है जिसका जिक्र किया। देखिए, जिसका जिक्र किया मैं उसका भी जवाब दूंगा। सबसे पहले तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि 90 दिन में हमारी राजस्थान की एसीबी ने 86 केस पकड़े, इस प्रकार के मामले पकड़े। तो ये सब इस सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। ये हमने पूरी छूट दे रखी है कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ो, एक भ्रष्टाचारी पकड़ा जाएगा, बाकी सारे जो सुनेंगे आसपास के लोग वो भ्रष्टाचार बंद कर देंगे, लेकिन अंकुश लगेगा। ये एक बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, पकड़े हमारे आप जो बात कर रहे हैं, रमेश जी ने जो बात अभी कही है, लोगों को अभियोजन स्वीकृति दी, ये बताएं मदन जी। देखिए, अभियोजन स्वीकृति भी प्रक्रिया का हिस्सा निश्चित रूप से मिलेगी। आपके समय में नहीं मिली, हमारे समय में मिलेगी। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, आप जो बात कर रहे हैं कि अभी जैसे ये केस जो था, आपने जैसे अभी माननीय रमेश जी ने कहा कि मंत्री को पता नहीं था। एक तरफ तो कह रहे हैं कटारिया जी को पता था, दूसरी तरफ कह रहे हैं कटारिया जी जब कह रहे हैं कि हमारी देख रेख में हो रहा था, तो फिर पता कैसे नहीं था? जब उन्होंने कहा कि जब जांच जो चल रही है इसका जरा ने ये काम किया, इसका करेक्शन कर दें, उसके तो धन्यवाद देना चाहिए। अखबारों में खबर छपी कि पीएमओ के